बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपके लिए आज का दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज 2018 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। पूरा साल गुज़र गया। मुझे याद है कि एक साल पहले, मतलब कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, ऐसे लग रहा है कुछ ही दिन गुज़रे हैं जब ये 2018 शुरू हुआ था, और मुझे 2018 का नाम लेते हुए थोड़ा सा मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उससे पहले 2017 ज़ुबान पे था और आज 2018 ये हमारी ज़ुबान पे अच्छी तरह चढ़ चुका है और 2019 में हम दाखिल हो रहे हैं कल। हर साल आता है और चला जाता है। साल अपने साथ हमारे लिए खुशियाँ, गम, तजुर्बात, बहुत सारे सबक, बहुत सारे अफसोस, दुख, रंज, सब कुछ लेके आता है और ये सब कुछ दे के हमें चला जाता है। हम एक नज़र डालें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो लोग हमारे साथ 2017 में थे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ 2018 में नहीं थे। इसी तरह जिन लोगों के साथ 2018 में हमने अपनी खुशियाँ, अपने दुख सुख बांटे हैं, हो सकता है कि हमारे साथ वो 2019 में ना हो। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, मगर इसके साथ साथ हमें गुज़रने वाला साल ये एहसास बहुत अच्छी तरह दिला के जाता है कि वक्त की कदर नहीं करोगे तो मैं चला जाऊंगा। वक्त इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़, जिसे किसी भी कीमत पे ख़रीदा नहीं जा सकता। कोई दौलत या किसी किस्म की ऐसी चीज़ आपको वक्त को ख़रीदने के लिए मददगार साबित नहीं हो सकती। तो हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, रिश्तों का एहसास करना चाहिए और प्यार मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। 2018 में अगर देखा जाए तो सियासी एतबार से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को नज़र आया। एक तारीख़ रकम हुई, एक बिल्कुल नई जमात जो आज से पहले कभी इक़्तिदार में नहीं थी, उस जमात को मुल्क में अक्सरियत मिली और वो इक़्तिदार में आई। और मगर इसके साथ साथ इस वक्त की अगर सूरत हाल देखी जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। जहाँ हुकूमत तनकीद का शिकार है, वहीं नए और पुराने पाकिस्तान की एक बहस भी छिड़ी हुई है। जहाँ करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, एक तरफ बेहतरी के लिए जो है काम किए जा रहे हैं, इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ आवाम के हालात भी कुछ गैर मुनासिब हैं। तो इस सारी बहस में जो मुल्की मौसम है, जितना मर्ज़ी सर्द हो, ये चाय, कॉफ़ी, ये कहवे इनसे गर्म होने वाला नहीं है। मगर सियासत के मैदान में इस वक्त बेहतरीन किस्म की गर्मा गर्मी चल रही है। आए दिन कभी कोई पेशी होती है, कभी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बयान होता है। अभी जैसे कल मैं एक बयान सुन रहा था, अली ज़ैदी साहब कह रहे थे कि यहाँ चोरों को पकड़ने की बात की जाए तो ये फ़ौरन कह देते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। अच्छा, इदारे मजबूती से काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बिगाड़ है, उसको बेहतर करने के लिए वक्त तो लगेगा। एक साहब ने मुझे मिसाल दी कि जैसे कोई एक बहुत पुराना मर्ज़ होता है, उसमें आप मुब्तला होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए
आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक ऑपरेशन किया जाता है। वो जो ऑपरेशन होता है, वो जो काट पीट की जाती है आपके मर्ज़ को ठीक करने के लिए, वो वक्ती तौर पे मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा होता है। शायद वो उठने से भी कासिर हो जाता है, मगर वो कुछ अरसे बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। खुदा करे कि उन साहब की मिसाल ठीक हो और ऐसा ही हो। अगर तो ये वक्ती तकलीफ़ है तो बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम इस कौम की, मुल्क की, इसकी सेहत और इसका इलाज अगर हो रहा है तो फिर तो ठीक है। मगर उसके अलावा जो मामलात हैं उस हवाले से हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। और जो मौजूदा सूरत हाल है, आज का जो प्रोग्राम है, हमने इसका रुख जो है वो जिस जानिब रखा है वो सियासी मामलात हैं जो इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है। आज जरदारी साहब की वो पेशी भी है, तो इस वजह से भी हमें जो हमारे साथ मेहमान होंगे हम उस हवाले से भी तजिया लेंगे। और आप दोस्तों का साथ जो है वो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होगा आज के प्रोग्राम में। आपकी कॉल शामिल होंगी। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और बस इसी तरह आज हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं तो मेहमानों से बातचीत करते हैं। आज का मौजू सियासी सूरत हाल, 2018 का आखिरी दिन। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सॉरी। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ़ करवाता हूं। मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं ये सियासी तजियाकार हैं, खालिद खान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं खालिद साहब? खैरियत है। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और ये ख़ुद भी एक पॉलिटिशियन है, राना गुलजार साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, 2018 के हवाले से पहले बताइए कि इसमें सियासत के मैदान में क्या क्या तब्दीलियाँ देखने को मिली और आप किस तरह देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 2018 जो है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा साल है कि जिसमें बिलाशुबा नई तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत से फ़ैसले हुए हैं, कौम ने भी फ़ैसले किए हैं, फिर कौम जिनको पहले मुंतखब किया था उन्होंने भी बड़े फ़ैसले हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी, और उन्होंने भी बड़े फ़ैसले किए हैं। उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने भी बड़े फ़ैसले किए हैं और अब करते जा रहे हैं। यानी फ़ैसलों का साल है ये फ़ैसलों का साल था, तब्दीली का साल था। अब उस इलेक्शन के बारे में भी सवालात उठते रहे हैं, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी सवालात उठते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महसूस ये होता है कि 2018 के अंदर एक बेदारी तो आई है लोगों में। वो बेदारी नौजवानों में आई है। तब्दीली की एक ऐसी लहर थी कि उसके अंदर नौजवान निकले हैं। यानी आप भी पोलिंग स्टेशनों पे थे, हम भी हमने देखा है कि तब्दीली आई हैं, लोग आए, वो लोग आए जो वोट नहीं करते थे, हिस्सा लिया उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि इस 2018 का जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, ये कोई 2018 की नहीं है। ये तो एक अमल है जो चलते चलते इस मुकाम तक पहुँचा और 2018 में किसी न किसी अंदाज से वो तब्दीली का अमल सामने आया। उस पर बहुत तनकीद कर लें आप, मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लेंगे। लेकिन यह है कि वही दो पार्टियां थीं जो कि हुकूमत कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, बीच में पे मार्शल लॉ भी चल रहे थे। इन तमाम का किसी न किसी अंदाज से जो रवैया था वो अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। कहीं कहीं रहा, कहीं नहीं रहा। और वो जो यानी आज अगर फ़र्ज़ करें करप्शन की बात हो रही है तो उसमें कुछ हक़ाइक़ तो है ना, ऐसा तो नहीं कि उसमें हक़ाइक़ नहीं है। अब उन हक़ाइक़ को बयान करते बेबुनियाद बातें तो नहीं, बेबुनियाद बातें नहीं है, उसके अंदर मतलब हैं, मतलब बहुत कुछ है। अब उसके अंदर आप गुफ्तगू करते हुए उसने ये किया, हमने ये किया, तो ये पूरा साल तो इस तरह गुजर रहा है कि उन्होंने ये किया। यानी एक साल का इब्तिदा तो इसी में गुजरा ना, नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान के फ़लाँ ने ये किया, हमने ये नहीं किया, इन्होंने किया तो हमने ये नहीं किया। तो ये सूरत हाल के अंदर दोनों जंग करते रहे, खुद ही ने मुकदमात बनाए, खुद ही ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे
और फिर उसके बाद ये हुआ कि लड्डू कोई और उठा के खा के चला गया। तो ये सूरत-हाल पूरी मैं समझता हूँ कि इस 2018 के अंदर शुरू के सूरत-हाल दूसरी थी, फिर उसके बाद दूसरी, और अब एक तीसरा दौर जो शुरू हो रहा है वो और ख़तरनाक हो रहा है, जो 2019 के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि उसके नताइज क्या होंगे और उसको कौम को क्या नफ़ा होगा और क्या नुकसान होगा। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं, फिर हम बात करेंगे राना गुलजार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ कराची से। रियाज खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी बस आज मैं दो बातें करूंगा, दो या तीन, जरा मुझे टाइम दीजिएगा। फर्स्टली ये कि आज साल का आखिरी दिन है जी। और मैं पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ, मेरी अपील है कि खुदारा रात 12 बजे के बाद कोई हवाई फायरिंग ना करे, कोई आतिशबाजी ना करे, क्योंकि आपकी एक हवा में चलाई हुई गोली वो वापस आसमान की तरफ जब वो जाती है तो उसने वापस आना होता है। अब वो अंधी गोली किसको जाके लगे, कैसे लगे, ये आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पैगाम अच्छा है। नेक्स्ट बात कीजिए। सेकंड मेरी बात, हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, ये फायरिंग खत्म करें। दूसरी बात ये है कि जी क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा कि मेरिट होना चाहिए। अभी पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त आ रहा है, तीसरे दिन ही हार गया है। जब तक देखें, कैटरिज्म ट्रॉफी में एक प्लेयर है जिसने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टॉप किया, साद अली, उसको आप टीम में 2 दफा लेके गए लेकिन टेस्ट कैप नहीं दी, टेस्ट मैच नहीं दिया, तो आप उसे दें, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा एक और T20 और फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, वनडे का स्पेशलिस्ट है, कल उसने 99 रन किए हैं KPL में, हारिस अली खान, उसे भी मौका दें। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे और बात बताइए, और क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके अलावा? और ये है कि अपने कहते हैं, बस मेरी ये दुआ है, आज 2018 का आखिरी दिन है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, जहाँ भी जो भी रहे वो खुश और शाद और आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। राना गुलजार साहब, जैसे कि अभी खालिद खान साहब से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि 2018 इसमें ये फैसलों का साल है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो तारीख़ में नहीं हुए और जिसमें नौजवान तबके ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया सियासत में। आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज 2000 साल का आखिरी दिन है, लेकिन एडवांस मुबारकबाद के 2019 शुरू होने जा रहा है और अल्लाह ताला हम पर, पाकिस्तान पर खुसूसी अपनी रहमत नाजिल फरमाए कि हमारे लिए बेहतरी का साल हो, आमीन। जहाँ तक बात की है कि बिल्कुल नौजवान तब्दीली आई है, इसमें नो डाउट बहुत सारे फैसले हुए हैं 2018 में, लेकिन आवाम की जो हालत है वो बेहतर नहीं हो पा रही। बिल्कुल चेंजिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट आई है और नई गवर्नमेंट से आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, थी, लेकिन गवर्नमेंट जब नई आई है तो उससे चेंजिंग तो हो गई, लेकिन उसके समरात आवाम को नहीं मिल पाए। सही है, ये एक बड़ा अलमिया है। और जो कुछ ये हुक्मरानी से पहले कह रहे थे और वो आपने भी सुना, पूरी कौम ने सुना, बिल्कुल पूरी कौम इसी बात पर इनके साथ थी कि ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं, ये मुल्क की तरक्की करेंगे, ये मुल्क को जो है आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जब वो तब्दीली आई, उसमें नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा रहा, नौजवानों ने बड़ा किरदार अदा किया है खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, और खान साहब ने ख़ुद भी बड़े दावे किए, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब के किसी वज़रा या खान साहब ख़ुद ये फ़ील नहीं होता कि वो इक़्तिदार में हैं। वो अपनी तरफ से ही बातें कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जनाब, आपका काम है हुक्मरानी करना, इदारों का काम है कार्रवाई करना, ये बिल्कुल अलग अलग मामलात हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो भी मामला चल रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो रगड़े में आई हुई है और उससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ मामला चल रहे हैं, इसमें खान साहब का तो कोई हाथ नहीं है, इदारे ही काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है और बाकी जितने भी दूसरे इदारे हैं, एहतसाब, नैब। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं और इदारों, देखिए हमने हमेशा पीपल्स पार्टी ने इदारों का एहतराम किया है, इदारों के साथ
कोई ऐसी बात नहीं है जब तक हम सर, इन एहतराम इदारों तो- को वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। उस पर मुझे वो बयान याद है जब जरदारी साहब ने ये कहा था कि नैब के चेयरमैन की मजाल है इतनी, तो मतलब ये इदारे का एहतराम तो नहीं है, ये तो एक सियासी एक पोजीशन पे एक शख्स बैठा हुआ है, उसके बारे में आप ऐसी बात करें। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस पर इसलिए कमेंट्स नहीं करूँगा कि ठीक है, उन्होंने अगर कहा तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, और उन्होंने अगर कहा है तो कुछ सोच कर कहा होगा, लेकिन मैं कम से कम अपनी ज़ाती तौर पर हाँ, नहीं, कहूँगा ठीक कि है, नहीं, ओके। ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना मैं चाहिए। अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम देखिए, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, इदारों को मुस्तहकम होना चाहिए और इदारे अपना काम करें। हुकूमत जो इदारों के साथ मिलकर हुकूमत वो तो कर नहीं रहे, वो इदारों के साथ वो जो काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि इमरान खान साहब को हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, आप आवाम की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल सही है। आपसे किसी ने एनआरओ नहीं मांगा, आपसे कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि जी हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ ये कर दो। आप अपनी तरफ से मन घड़त कहानियाँ जो हैं वो कर रहे हैं। ये श्योर है कि कोई ये नहीं चाह रहा कि हमें माफ सर, कर दो। क्यों चाहेंगे हम? पीपुल्स पार्टी ने हमेशा कभी भी बार्गेनिंग की सियासत नहीं की, आवाम की सियासत की है। ठीक है, आज ये जो कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते, ये कह रहे हैं कि जी पीपुल्स पार्टी ने ये किया, वो किया, ये जीआईटी आ गई। देखिए, ये जीआईटी भी यहीं होगी, हम भी यहीं होंगे, कुछ इस जीआईटी में नहीं होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मामलात होंगे और ट्रायल शुरू होगा तो उसके अंदर बहुत कुछ निकलेगा। जब ट्रायल, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो कह दिया जी वो भी ये है, फला का नाम है, इसका नाम है, ये नहीं जाना चाहिए, इसको हटा दें, उसको रख लें। देखिए, सही। ऐसा नहीं अच्छा होता। खान साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम जी, ये मोहम्मद कासिम बोल रहा हूँ मैं लाहौर से जी। मोहम्मद कासिम साहब लाहौर से, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कासिम साहब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र जी। मैं सिर्फ सर ये कहूँगा, ये साहब जो कोर्ट में अभी बैठे हुए हैं, डब्बियों वाले कोर्ट में, और मुझे इनका नाम नहीं पता। आपको ये कह रहे जी आपको बेशक मेरा ख्याल है कि क्या? आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको अगर नाम नहीं पता तो आपको पहले शो देखना चाहिए। अब नाम देखें आप। मैं शो मतलब देख रहा हूँ जी। आप ये इस तरह तो अपना, आप मेरे साथ हम कलाम है, मैंने आवाज बंद जी की जी, हुई है। अब बताइए। अच्छा, मैं सर ये मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के ऊपर आपसे जो है ना, ये दो चीजें सिर्फ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी, अल्लाह का शुक्र है, एमबीए मार्केटिंग मैंने जी, किया वो हुआ है। हमें अंदाजा हो रहा है, बताइए। जी, उसमें सर ये है कि देखिए, कोई भी हुक्मरान आ जाएगा ना हमारा जो है, ठीक है। इमरान खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देके समझाना चाह रहा हूँ अपने सियासतदानों को कि खुदारा जो अपोजिशन में आते हैं तो हुकूमत का साथ दें। ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए, एटीएम मशीन जो है वो, उससे हम पैसे निकलवाए ना, अब ऑनलाइन करवाएं, अपने फैसल बैंक का अगर कार्ड है तो फैसल बैंक से निकलवाएंगे, तो मुझे है। कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, अगर मैं फैसल बैंक का कार्ड मारूंगा जाके एमसीबी बैंक के अंदर, तो मुझे 15 रुपए उसकी कटौती हो जाएगी। ठीक छोटी है। सी मिसाल है। इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर विद इन मंथ जो है वो ड्यू अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है। अगर नहीं दूंगा तो मुझे उसके ऊपर जो है पेनल्टी पड़ेगी। जी, ठीक है। हमारा मुल्क जो है इसमें मकरूज है बहुत ज्यादा आलमी इदारों का जो है। ठीक है। और वो हमसे हर सूरत में उन्होंने हमसे जो है वो महाना किस्त लेनी है हर सूरत में। अगर हम नहीं किस्त देंगे तो उसके ऊपर हमें टैक्स पड़ेगा, हमें वो इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक वो है। हमारा ही नुकसान है, यानी कि मैं कासिम हूँ तो मेरा नुकसान है। वो मुझे पता है कि मैंने ही वो कर्ज उतारना है, अवाम ने उतारना है। ये यूथ आई है नहीं जो है उसने उतारना है। बड़े बुजुर्ग जो जिनकी उम्र जो है 60-70 साल में वो पहुंच गए, उनको कोई फिक्र नहीं होगी इस वक्त। हमें यूथ को फिक्र है, जो 20 साल का, 50 साल, 15 साल का, 18 साल का, 40 साल का, 35 साल का, ठीक है। उसको फिक्र है मुल्क में आगे कैसे लेके जाना है हमने। ठीक है। तो मेरी खुदारा सियासतदानों से ये अपील है कि अगर इमरान खान साहब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। अगर नैब कुछ कर रही है, मुल्क के लिए कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, कुछ बहुत शुक्रिया जनाब। आवाम तो ये सोच रहे हैं। ठीक, बिल्कुल आवाम सही सोच रही है, मुल्क के लिए होना चाहिए। मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, मुल्क के लिए उन्होंने किया है ना। डॉलर 140 रुपये का हो गया। सीएनजी जो है, जो कह रहे थे आवाम में फ्री बांट रहे थे, 120 रुपये की हो गई बात। ये पेट्रोल 100 रुपये हो गया, आटा 50 रुपये किलो हो गया। आवाम के लिए तो उन्होंने किया। अच्छा, अगर कर्जे जो हैं वो जितनी तेज़ी से पहले आ रहे थे, उसी तरह अगर कर्जे फिर आना शुरू हो जाएं तो फिर ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी मुल्क की। देखिए जी, बात ये है, हमने आपसे क्या कहा कि अगर इमरान खान साहब मुल्क की हालत दुरुस्त कर सकते हैं, इमरान खान साहब मुल्क को
कर्ज़ों से छुटकारा दिला सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारी हिमायत आपके साथ है। ये तो कई बार असेंबली के फ्लोर पे कह चुके हैं बिलावल साहब कि जी हम आपके साथ हैं, आप मुल्क की तरक्की करें, हम मुल्क की तरक्की में आपके साथ हैं। लेकिन आप देखिए जो वक्त अभी तक गुजरा है वो अवाम पर बोझ है, वो कोई अच्छाई तो आपको नहीं मिली। अवाम बिल्कुल सोच रही है, बिल्कुल सही। अवाम देखिए, अवाम ने यही बात तो कहकर इनको भी वोट दिए ना जी कि जी ये अच्छा करेंगे। सर, जिस तरह सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए यही सोच के कि तरक्की होगी, जी जी है ना। इसी तरह मतलब पूरे पाकिस्तान में जिस जिसको वोट मिला उसे तरक्की के लिए काम करना चाहिए, अवाम का साथ देना चाहिए। जी खालिद साहब, आप क्या फरमाते हैं? होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। हाँ। कि लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि उनके काम होने हों। और जहाँ तक राना साहब ने बात की है, मतलब मैं काबिल एहतराम है कि NRO दिखाई नहीं देता कि NRO कोई दिखे, यानी पहले भी जो माहदे हुए हैं कोई ओपन नहीं हुए हैं, बस हो गए माहदे, हो गए चल। लेकिन इसी साल के अंदर ये भी हुआ है कि जब पंजाब असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो जरदारी साहब पीछे हट जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पे। यही सेनेट के जब चेयरमैन का मसला आता है तो जरदारी साहब कहीं और चले जाते हैं। यानी वो उस वक्त तक वो हालात को भांपने के बाद अंदाज़ा कर लिया था कि सूरत-हाल बन रही है और मैं समझौता करके चलूँ उन कुव्वतों के साथ जो कि फ़ैसला कर रही हैं, जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत में हैं। इस सूरत-हाल मतलब जो पूरी एक सूरत-हाल चली उसमें फासले बढ़े हैं। पीस पार्टी का नवाज शरीफ में जो फासले बढ़ने की वजह है वो सबसे ज़्यादा वहीं से बढ़े हैं। तो इन सूरत-हाल को देख के लगता है कि कोई ना कोई मामला बन रहा था जो नहीं बन पाया। उसके बाद जो है कि इसका पीस पार्टी की फाइलें खुली और जो खुली हैं उसमें भी मतलब हकीकतें शामिल हैं। जहाँ तक मुंतखब होने का, कौम जब भी जिसको मुंतखब करती है यही सोच के करती है कि हमारे लिए बेहतरी होगी, हमारे लिए एक अच्छा पैगाम होगा। मतलब कौम जो है कि इसका अपने लिए एक अच्छी नवीद सुनना चाहती है। मगर आप ये भी देखें साथ ही, जैसे ही कोई एक हुकूमत जाती है तो अगली हुकूमत में जब जो उसका शुरू का जो दौर होता है उसमें हमेशा यही बात हो रही होती है कि यार पहले वाले इससे ज़्यादा अच्छे थे, पहले हम इससे ज़्यादा खुशहाल थे। आप देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, अब इससे पहले अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो इससे बेहतर लग रही थी। उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी, वो इससे बेहतर लग रही थी। उससे पहले जो है वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो वो इससे बेहतर लग रही थी। तो वो हमें बाद में तो आके हमेशा हम पिछली को कोसते ही रहते हैं। ये तो एक हमारे पूरी कौम अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, हाँ। उसके अंदर जो वज़ीर थे आप जब उठा के देखें कि नवाज शरीफ के साथ कितने लोग थे। नवाज शरीफ जब हुकूमत से गया उसके बाद जो है कि इसका ये हुकूमत में आए हैं इस टाइम तहरीक इंसाफ वाले, आप उठा के देंगे कितने लोग वहाँ के मौजूद हैं। तो हुकूमतों में टाइटल तो बदले हैं लेकिन जो चलाने वाले वज़रा हैं वही के वही हैं। यानी अब इस टाइम अगर तहरीक इंसाफ में देखें तो ये वज़रा से ज़्यादा मेरा नहीं आपका नहीं ख्याल कि लीडरशिप जो है वो मैटर करती है सारी पॉलिसीज़ और पूरी। अच्छा, लीडरशिप जब उन लोगों को लेके आई तो कोई माहदे करके लाई होगी ना। हाँ, कोई ना कोई कमेंटमेंट तो किए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो उन वडेरों को। वो एक वडेरा, एक जागीरदार, वो एक सरमायादार, वो क्या हेल्प करेगा उन लोगों की जो कि खुद जो है मुंतखब होकर आया है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आया है। हाँ, जो खुद तो यकीन कोई वो क्या लोगों की हेल्प करेगा। तो ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसी बहस है जो चलती रहेगी और आप देखेंगे कि लोग इन्हीं लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, कुछ इरादे तो नेक हैं आपके? बिल्कुल नेक इरादे हैं। अच्छा, अब असल टॉपिक पे आ जाऊँ। जी जी। दोनों हजरात माशाल्लाह काफी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल पार्टी अपने दिफा में कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने जमीन में थोड़ा सा झांक लें तो देखें उन्होंने करप्शन तो की है और ये थोड़ा बहुत एडमिट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बातों को। बड़ी प्यारी बात है इनकी, ये एडमिट भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे आज की जो गुफ्तगू हो रही है इसका फायदा उठाते हुए इस मौजू पे बात होनी चाहिए कि हमें जो चीजें हो रही है, अब देखें लोगों के घर टूट गए, रोजगार में कमी आ रही है, मकान बनने की वो बात नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या पॉजिटिव इकदाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे गुफ्तगू करें। खाली वही जो बातें ये खुद कह रहे हैं कि भाई उसने उसको बुरा कहा, उसने उसको बुरा कहा, इसमें टाइम निकाल दिया, अब मजीद टाइम ना निकालें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो कारोबार तोड़े जा रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। मगर ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ
कि जिस तरह हम चारों एतराफ़ देखते हैं जो मामलात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो पेशरफ्त हो रही है कुछ बेहतरी की तरफ, कहीं आवाम के नुकसान में जा रही है, इसी के साथ साथ आवाम का जो हुकूमत का जो रोल है, जो उनकी एफ़र्ट्स हैं, वो अपने किए हुए वादों के मुताबिक, जैसे कि उन्होंने 50 लाख घर बनाने की कोशिश की थी, वो भी आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी, और उसके अलावा 1 करोड़ नौकरियाँ जो है ये भी मुहैया करनी थी। इनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो जो है ना वो अभी से ही इसी दौर में ही वो करनी चाहिए। वो आवाम को नज़र आए, उन्हें पता तो चले कि आइंदा जो है ना काम बेहतरी की तरफ भी आएगा, उन्हें कम से कम इन सेक्टर्स में भी फ़ायदा होने की वो एक उम्मीद है। उसमें फ़हीम भाई मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत के टारगेट है ना, अब जिस तरीके से उनको एक बड़ा कदम उठाना था, उन्होंने कौम को उलझा दिया है महंगाई की तरफ, और सबसे बड़ी एक अहम चीज़ थी उनकी रिहाइश उसके अंदर। यानी इस टाइम पूरा कराची जो है इंक्रोचमेंट के ऊपर, उनके घर टूटे हैं उसके ऊपर कंपेन चला रहा है, रो रहा है, दूसरे घर की तलाश में है, किराए के घर की तलाश में, अपने कारोबार जिनके ख़त्म हुए हैं वो ठिया लगाने के लिए दूसरी जगहों पे। इसका मतलब यह है कि आपने उस कंपेन को मतलब ये स्टार्ट कर दिया अपने मकासद के लिए, यानी जो कुछ वो करने जा रहे थे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए उससे पहले उन्होंने टारगेट दे दिया और कौम को उलझा दिया, यानी कोई तहरीक, कोई चीज़ उनके ख़िलाफ़ चल ना सके। दूसरी चीज़ यह है कि जो तहरीक इंसाफ ने वादे किए ना, मतलब हकीकत यह है कि मतलब इससे हट के कि पीस पार्टी ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, ऐसा लगता है कि जैसे बस वो आए, बैठ गए और कोई विज़न नहीं उनके सामने। ठीक है, उनकी अपनी जो टारगेट हैं, जो उन्होंने मतलब ये नौकरियों की बात की है, जो मकानों की बात की है, अभी तक कोई चीज़ भी उसके ऊपर, यानी बुनियादी तौर पे कैंपेन का हिस्सा था ये, लेकिन ये कि इसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नज़र नहीं आती। इस पे मुझे ज़रा तफसील से बात करनी है हमें, और मुझे राणा साहब की भी राय चाहिए। राणा साहब, वो ये जो घर तोड़े जा रहे हैं और ये जो कारोबार तोड़े गए लोगों के, ये बेसिकली एक वही इदारा जो आज तक पहले किसी को रास्ते से हटा ना सका, आज वही इदारा जो है उसी इदारे से ये काम लिया जा रहा है। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने आपको अभी फ़हीम भाई कॉलर ने भी एक बात की और आपसे भी गुजारिश की। बात यह है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है इंक्रोचमेंट का। हम चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, हुकूमत सिंध को भी और मेयर साहब को भी, कि वो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला रिमूव भी दिया है कि जी किसी का घर ना तोड़ा जाए और किसी की कोई ऐसी शॉप न तोड़ी जाए जब तक उसका अल्टरनेट बंदोबस्त ना हो। मैं आपको गुजारिश, ये उस ऑर्डर का हिस्सा है? जी दोबारा जो दिया है, दोबारा जो दिया है, पहले नहीं, जो दोबारा दिया है। अच्छा, पहले वाले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में काफ़ी सारे घर तो टूट चुके थे? जी, टूट चुके थे। जब एहतजाज लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट नहीं। हुकूमत सिंध ने एम्प्रेस मार्केट या दूसरी जगहों पर जो दुकानें टूटी हैं उनको अल्टरनेट दे रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा सर, इंतहाई माजरत, मैं यहीं से आपकी बात दोबारा शुरू करूंगा। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, और एम्प्रेस मार्केट में मैं ये संडे को मैं चक्कर भी लगा के आया हूँ, खुद जाके देख के भी आया हूँ कि वहाँ सूरत हाल क्या है, वो भी शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। हाँ ठीक है, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और मुल्की सियासी अहवाल के हवाले से बात हो रही। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार साहब। राना गुलजार साहब वक्फे से पहले बात कर रहे थे, हम ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं। आपने जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस साहब का जो पहला जो ऑर्डर था वो, और फिर दूसरे ऑर्डर के बारे में भी बात की कि जब तक किसी भी शहरी का कोई ऑल्टरनेट न तैयार हो जाए तब तक जो है वो आप घर या उसका कारोबार नहीं तोड़ेंगे। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने जो एम्प्रेस मार्केट या दूसरी जगहों पर तजावुज़ात हटाई है और जो लोग कारोबार से परेशान हुए हैं, इस चीज़ को देखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सीएम साहब को हिदायत की कि इनको अल्टरनेट दिया जाए, और उनके लिए अल्टरनेट की मीटिंगें भी हो रही हैं और उनकी तैयारी भी हो चुकी है कि उनको अल्टरनेट दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं अपने हलके औरंगी टाउन में सेक्टर 10 पे एसटी मार्केट नक्शे के अंदर 14/2 नक्शे के अंदर एसटी मार्केट है,
उसमें 1975 से वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और औरंगी टाउन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उनको रेगुलाइज दिया इस बुनियाद पर कि ये 1975 से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। 2000 रुपये गज से उनसे पैसे लिए गए हैं और उस उनको दौर में ये 2014 में 2000 रुपये गज के हिसाब से उनसे रेगुलाइज फीस ली गई है। केएमसी ने पैसे लिए हैं, चालान दिया है उनको और उनको लीज दी है उसी जगह पर। कोई नई चीज़ नहीं बनाई, वही लोग वहीं बैठे हुए थे। अब हुआ ये है कि जब ये इंक्रोचमेंट का जो फैसला आया, इससे फ़ायदा उठाते हुए हमारे सरकारी लोग नाजायज़ तजावुज़ात के नाम से उन लोगों को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो उनके पास लीजें हैं उनको कहते हैं कि ये 2 नंबर है। मैं ख़ास तौर पर कहता चलूँ कि औरंगी टाउन मोमिनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार अबड़ो साहब। सर मैं माजर चाहता हूँ, अभी पता है क्या हुआ है, वो आपको पता है आज का दिन कितना अहम है और बार बार हमें ख़बरों की तरफ बढ़ना है। अभी ताज़ा तरीन ख़बरों से फिर से हमें आगाह करना है, उसके लिए अचानक हमें फिर एक वक्फे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। सर माफ़ी चाहता हूं, हमें ब्रेक पर जाना पड़ा था। तजावुज़ात के हवाले से आप बात कर रहे थे, आपने बताया कि और आपके अपने थोड़ा सा जी पीछे से तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे हलके में एक 1975 से ये लोग वहाँ बैठे हैं, बहुत गरीब लोग हैं औरंगी टाउन जी, औरंगी टाउन सेक्टर 10 में। वो बेचारे 1975 से वहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, गरीब लोग हैं। उनको पीडी औरंगी, क्योंकि औरंगी टाउन का मैं बताता चलूँ कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने औरंगी टाउन को सन 1981 में कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर वहाँ पर उन्होंने लगाया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो लगाया जाता है वो प्रोजेक्ट की ये समझे कि तमाम पूरा प्रोजेक्ट उसके अंडर होता है और वो उसकी सवाबदीद है, वो जिसको मर्जी लीज दे सकता है, ये उसका इख्तियार है। तो उसने क्या किया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो अभी मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने 2014 में इन लोगों को रेगुलाइज जारी कर दी लीज। 2000 रुपये गज से इनसे रेगुलाइज के पैसे लिए। जब इनको लीज दे दी गई, ये वहाँ पर आबाद हैं और रेगुलाइज उसी को कहा जाता है जिसके कब्जे में जगह होती है, उसको वहीं रेगुलाइज कर दिया जाता है। अलाट नहीं की, रेगुलाइज दिया। ठीक है, ठीक है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को बहाना बनाकर औरंगी टाउन मोमिनाबाद के जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने अभी जुम्मे को बल्कि हफ्ते को कहा कि जी हम इसको तोड़ रहे हैं। उन्होंने तोड़ा नहीं कि हम तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने उन गरीबों से किसी के थ्रू ख़बर भिजवाई कि जी आपको हम छोड़ देंगे, आप हमें फ़ी शॉप 30,000 रुपये दें। ये एक अलमिया है कि उनकी जगह क्या 30,000 रुपये देकर वो लीगल हो जाएगी अगर वो अनलीगल है। ठीक है, अच्छा आपका कहने का जो वो मकसद है वो ये है कि जो काम हो रहा है, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के तजावुज़ात के ख़िलाफ़, ये ठीक है, मगर उसके बीच में इदारे में जो लोग ऐसे जो करप्शन इस आड़ में कर रहे हैं उनको जो है जी मैं बता रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं जी। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरा जो है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इजहार खान साहब के एक दस्ते राज थे, वसीम साहब, वसीम अहमद, जो कि उन्होंने एक इंक्रोचमेंट टीम बनाई है। क्योंकि इंक्रोचमेंट टीम जो है वो डीएमसी की है, केएमसी के मामलात में उनका क्या काम है। एसी साहब ने उनको लिया और केएमसी को पता ही नहीं है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पता ही नहीं है कि जी हम आपके इलाके में कार्रवाई करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, इन जगहों को साफ़ करने जा रहे हैं। उनको कोई एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरी बात, इसी मार्केट के साथ तकरीबन कम से कम 500 से 800 के दरमियान ठेले लगे हुए हैं। पूरे रोड को बंद कर दिया गया
उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं की गई। अच्छा ठीक है, मैं भी एम्प्रेस मार्केट की हम बात कर रहे थे कि मेरा कल नहीं परसों सॉरी हफ्ते के रोज़ मुझे एम्प्रेस मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं सदर गया, मैंने कहा मैं वहाँ भी चक्कर लगा के आऊँगा। जाके देखा तो वो जितना इन्होंने जिन लोगों को उठवाया था वो जगह उसी तरह ही जो है ना वो ठेले आ गए ऊंची हैं। नीची बुरी पड़ी हुई है, पार्किंग से भरी हुई है उस वक्त। उधर लोगों ने पार्किंग का, एम्प्रेस मार्केट बिल्कुल सामने जो है ना वो पार्किंग है, और बाहर जो है वो कुछ दूसरे ठेले वगैरह आए हुए हैं, और ये मूंगफलियों वाले और ये ड्राई फ्रूट वाले ये लोगों ने नीचे जगह फिर से उतनी ही कवर की हुई है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे। तो ये शायद वो आर्जी ठेले हैं, उन्हें मुस्तकिल ठेलों से डर लग रहा था शायद कोई कि क्या मामला। मुझे तो या तो कम से कम या उन्होंने तोड़ फोड़ की है तो उसकी खूबसूरती के लिए या उसे क्लीन करें, जो भी करें, वहाँ पे एक ग्रास लगाएं, कुछ करें सही उसे। आपने फिर उधर उस एक कचरा कुंडी बना के फिर से छोड़ दिया, वही चीज़ें गिरी हुई सारी और बुरा हाल हुआ हुआ है ना, पता नहीं क्या फ़हीम भाई देखिए, यही बात अब उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया, और उस फैसले को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम इदारों ने लब्बैक कहा, उनके हुक्म पे काम किया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपने ये हुक्म तो दे दिया, काम भी हो गया, इसकी आप रिपोर्ट तो लें। हाँ ठीक है, कि रिपोर्ट क्या लेनी हुआ, बनती है। ये मैंने जो ऑर्डर दिया था, आपने काम किया, इस पे हुआ क्या। बात ये है कि इतने पैसे चाहिए इनको उसको सही करने के लिए, उस पर काम शुरू नहीं हो सका। ये बेहद अफसोस की बात है, इस पर काम होना चाहिए। ठीक लोगों है। को बेरोजगार कर दिया गया, और इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और अभी फिलहाल ये जो तजावजात के खिलाफ काम हुआ, ऑपरेशन हुआ, ये भी एक हद तक बहुत ही एक ज़बरदस्त बात थी कि वो लोग जो कई दहाइयों से बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से उठवाया गया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो खालिद खान साहब से बात करेंगे। ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज मुल्की सियासी अहवाल के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ खालिद खान साहब मौजूद हैं जो कि तजियाकार हैं, और दूसरे मेहमान हमारे राना गुलजार साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासतदान हैं। अच्छा खालिद साहब, वक्फे से पहले ऐसे बात हो रही थी कि हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे 50 लाख घरों के बारे में और 1 करोड़ नौकरियों के बारे में। ये तो वो ख्वाब हैं जो इसी हुकूमत ने हमें दिखाए थे आवाम को, और एक उम्मीद है उसके बारे में। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है वो क्या है आपके पास कि ये घर शुरू हो चुके हैं? ये मुझे इतना पता है कि फॉर्म इन्होंने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने की वो किए थे, वो मेरा ख्याल कि वो आप फिल करवा के जमा करवा सकते हैं। या नौकरियों के बारे में क्या इकदामात हुए हैं अभी तक, या क्या कोशिशें हैं, कब तक हो जाएंगी, क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा इस बारे में है कुछ? असल में ये जो प्रोग्राम लेके चली है तहरीक इंसाफ, ये वो गवर्नमेंट लेके चली है जिसकी कौमी असम्बली में 4 सीटों पे हुकूमत चल रही है। यानी तहरीक इंसाफ इस मुकाम पर खड़ी है कि 4 कौमी असम्बली के मेंबर इधर उधर हो जाएं तो ये गवर्नमेंट समझे चली गई हैं। दावों की सूरताल ये है कि इन्होंने अपने दावे इतने करना शुरू कर दिए हैं, चैलेंजेस वो हैं और टकराना वो है जो कि मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान 15-20 साल पहले जो कुछ करती रही हैं पार्टियाँ, वो इस सूरताल से मतलब गुजर रही है तहरीक इंसाफ। इनका ये जो दावा था, बल्कि इनका मुतालबा था जो इन्होंने इलेक्शन में भी किया था कि जी हम 50 लाख जहाँ मकानात बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। वो कौन सी मीटिंग है, वो कौन ज़िम्मेदार है, वो कौन से ऐसे इजलास हैं जिसके अंदर इसके सिलसिले में कोई प्लानिंग हुई हो? यानी किसी जगह पे भी कोई ऐसी नहीं है। इनके वज़ीरों का काम ये है कि जब सुबह उठते हैं बयान दे देते हैं कि जी यूँ हो गया, कर्ज़ों के लिए हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फ़लाँ के पास नहीं जाएंगे, और सारे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो IMF को खुश करने के लिए आ रहे हैं। जितनी महंगाई हो रही है वो IMF की डिमांड जो उसने की उसकी बुनियाद पर हो रही है। अब ये जहाँ तक इन्होंने 50 लाख मकानात की और 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम तो देख रहे हैं ना, फील्ड के अंदर मौजूद हैं, कि इन्होंने कोई ऐसा नक्शा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है। सिर्फ वज़ीरों के बयान आते हैं जो हमें नज़र आते हैं कि वो देंगे। अच्छा चलें ठीक है, मतलब ये रियायत दी जा सकती है कि चलें 4 महीने हुए हैं अभी इनको आए हुए, तो ये अभी इब्तदाई उसमें मतलब जो इनके
जो इन्होंने प्रोग्राम दिया है उससे हट के जो चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके अंदर तहरीक इंसाफ को दुश्वारियों का सामना है या खुद दुश्वारियाँ उन्होंने पैदा कर ली हैं। आगे जाने के बाद आप मुझे बताएं कि कौन सा वज़ीर है जो इसके बारे में संजीदगी से गौर कर सकता है, कौन से लोग हैं जो मतलब इस बारे कोई में। तो टीम बनाई होगी खान साहब ने वैसे। मेरा ख्याल में मुझे तो कोई भी टीम नज़र नहीं आई है। सिर्फ इनकी जो बनीगाला के अंदर जो इनकी जो मीटिंगें होती हैं जहाँ पे हुए हैं वहीं पे मैंने उसमें डिस्कस हुआ हो उसके शायद। अंदर डिस्कस हुआ है, उसी के अंदर बात की है और उन्होंने कहा कि हम ये देंगे, लेकिन किसी जगह नहीं। दूसरी तरफ ये हुआ है कि जिस तरीके से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेरोज़गारी फैल रही है, ये तो गवर्नमेंट की नौकरी देंगे ना, या चले प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे। यानी इस वक्त मैं समझता हूँ कि हज़ारों अफराद तहरीक इंसाफ के दौर में बेरोज़गार हो गए हैं। बिल्कुल हुआ हमारी इंडस्ट्री पे, मीडिया इंडस्ट्री में इतना बुरा हाल हुआ है। और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने निकाल दिए हैं, बड़े बड़े जो चैनल जो पैसे जो बैठ के खिला सकते हैं उन्होंने लोगों को निकाल दिया है। यही हाल आपकी महंगाई का है कि इसके अंदर जो जिस तरीके से लोगों पे एक बोझ पड़ा है। आप कुछ भी कह लें कि जी यूँ है, हम यूँ कर रहे हैं, डॉलर की कीमत इन्होंने मसनूई बढ़ाई हुई थी, हम हकीकी तौर पे लेके आ रहे हैं, तो भाई ये मसनूई तरीके से बढ़ाने से अगर कौम को फ़ायदा हो रहा था तो हमें तो मंजूर है, वो हमें तो अच्छा था वो। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है सर, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं मुल्तान से? अकील बोल रहा हूँ मुल्तान से। अकील साहब जी, अकील साहब क्या कहेंगे? सर बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। एक थोड़ी सी सजेशन है मेरी सर अगर ये हो जाए। एक तो ये चीज मैंने कितने अर्से से हम नोट कर रहे हैं कि 22-20 करोड़ में आबादी में से 300-400 टोटल आदमी हैं, उनमें एंकर भी शामिल हैं और वो लोग भी जो पिछली किसी भी प्रोग्रामों के अंदर उनको करप्ट तस्वर किया जाता है, फिर आगे जो है उन्हीं को लेकर आके उन्हीं से मशवरे लिए जाते हैं, उनको एज स्टार्स की तरह पर पेश किया जाता है। अगर जो अखबारों में और इधर उधर आ रही हैं खबरें कि इतना पैसा बाहर गया है, अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो आप यकीन जाने कि कम से कम मजदूर की तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ हो जाए। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो पैसा आ गया तो सीधा मजदूर को थोड़ा देंगे ये? जी सर, वो पैसा आ गया तो मजदूरों की झोलियों में थोड़ा डालेंगे? मतलब ये है कि सबकी खुशहाली हो जाएगी ना सर, हर चीज का। ये तो मिनिमम मैंने वो बताया ना कि जो सबसे लोएस्ट वो है, तो सबकी मतलब खुशहाली हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी। मेरा मशवरा सिर्फ यही है सर, एक सजेशन है कि नए नए लोगों को, जिस तरह आज आपने बुलाया हुआ है, एक इम्पार्शियल लोगों को बुलाकर उनको की तजवीज सारे मीडिया वाले ये करें, बजाय ये कि सियासी लोगों को बुलाकर। वो तो जाहिर है कि अपनी पार्टी को डिपेंड करेंगे और अवाम में इतनी लिटरेसी है, कोई एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, वो उसी को देखकर उन्हीं के पीछे लग जाती हैं चीजें। ठीक तो है अकील साहब, मेहरबानी कर यही करें। अकील साहब मामला ये है कि मीडिया के ना म्यार और सारे मामलात कुछ और हैं यहाँ पे। बस आप क्या समझाऊं मैं अभी आपको बैठ के? नहीं वो बात बिल्कुल आपकी बजाय, लेकिन हमारे भी हाथ पांव जो है ना बंदे होते हैं सबके। थैंक यू सो मच, आपने अच्छी सजेशन दी। हम तो कोशिश करते हैं कि वो चेहरे आए जो मतलब एक जो रवायती ना हो और डिफरेंट जो हैं, वो जो वाकई कंटेंट की बात करें और जो हक सच की बात करें। हमारी कोशिश होती है उनके साथ बैठा जाए, मगर हम किसी की गारंटी तो हम नहीं दे सकते। क्यों सर, ऐसे ही है ना, हम क्या कर सकते हैं। और बाकी लोग भी मजबूर हैं, जिन लोगों के बयानात चल रहे होते हैं उन लोगों को बिठाना लाजमी होता है, उनके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है। शाम के प्रोग्राम और बाकी सारे प्रोग्राम भी इसलिए उन सारे मेहमानों को बुला रहे होते हैं। खैर, हमारे पास अभी वक्त है। ओके ठीक है जी। तो राना गुलजार साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी हुकूमत के जो इन्होंने काम कहे थे, जैसे नौकरियों वाले और घरों वाले, जो आवाम के लिए बड़े ज़रूरी थे, उनके ऊपर अभी काम कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अभी इसी दौर में जो है काम शुरू किया जाए? हाँ, देखिए फ़हीम भाई, बात ये है कि दावों में और काम करने में बहुत फ़र्क है। ये हमारी कौम भोली भाली कौम है, इसको जिस तरफ चला देते हैं ये उधर चल पड़ती है। इमरान खान साहब ने कंटेनर पर चढ़कर दावे तो बहुत कर दिए, लेकिन अब वक्त है इल्ज़ाम लगाना नहीं, उन दावों को अमली जामा पहनाने का। तो अमली जामा पहनाएं, और अमली जामा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ने पहनाया है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। पीपल्स पार्टी ने, मेरा ख्याल उसमें 70,000 तो टीचर भर्ती किए होंगे। नहीं सर सुनिए, टीचर भी तमाम डिपार्टमेंट में 1.5 लाख, लेकिन किसी को निकाला नहीं। हाँ, निकाला नहीं। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेघरों को घर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, फ्री ऑफ कास्ट।
ये जो बात है पीपुल्स पार्टी को ही सेहरा सर जाता है, क्योंकि हम अवामी लोग हैं, हम अवाम के दुख दर्द को अच्छा, समझते वो हैं। घर कौन से दिए हैं, कोई बता सकते? पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध में दिए हैं, कराची में भी दिए हैं, हॉक्सबे में, हैदराबाद में दिए हैं, सखर में दिए हैं, लाड़काना में दिए हैं। हॉक्सबे में कौन सी, वो जो केडीए की स्कीम्स वगैरह बनी? LDA के जी। और मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे तो घर बना ही कोई नहीं हुआ, वो पोजेशन ही नहीं है वहाँ पे तो। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। और ये नहीं कि पीपुल्स पार्टी के कारकुनों को दिए, नहीं, सबको दी। सब लोगों ने सिंध बैंक से फॉर्म खरीदा और सब लोगों को वहाँ पर 120 गज का प्लॉट दिया। 120 गज का प्लॉट बाकायदा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल करके दिया, तामीर अपनी मदद आप करें। ये पीपुल्स पार्टी ने कारनामा सरअंजाम दिया है। और खान साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है खान साहब, 50 लाख घर दें, 1 करोड़ नौकरी दें। बात यह है कि इस नौकरी और घरों से बेहतर सबसे पहले जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें। देखें, नौकरी अगर होगी, पैसे आ रहे होंगे तो महंगाई भी नहीं लगेगी। ठीक है, कंट्रोल करें। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए बस। मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करें, फिर आप जो बात कर रहे हैं कि जी हम बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इतनी बातें सुन सुनकर कौम के कान थक गए हैं। पैसा अभी तक नहीं आया, आप पैसा तो लाएं। आपने कहा जी मैं वजारत पर जिस रोज़ बैठूंगा 200 अरब रुपए जो है वो बाहर मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो यहाँ लेकर आएंगे। अभी तक तो 200 रुपये नहीं आए, और बल्कि कौमी खजाने के करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने इन दूसरे पॉलिटिकल लोगों के ऊपर। इनकी तहकीकात हो रही है, ये हो रहा है। ये आप देखिए कि जब ये हुकूमत का ख़ात्मा, इसी मामलात पर ख़ात्मा हो जाएगा और कुछ हासिल हसूल नहीं होगा, एंड में पता चलेगा कि इस तहकीकातों के अंदर हुकूमत का अरबों रुपया ख़राब हो गया, जिसमें ये सारे करप्ट निकलेंगे, सारे करप्शन में निकलेंगे ये जितने भी हैं। आप ये देख लीजिए, ऐसा होगा। ये एक तो जो मकानों की बात की, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मकान दिए गए, लेकिन वेलफेयर बोर्ड जो लेबर के उसमें आता है, जिसका फंड करता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मतलब ये उसमें जो मालकान होते हैं वो देते हैं, उस वेलफेयर बोर्ड के तहत जो फ्लैट बने हुए थे उस पर भी पीस पार्टी ने कब्जा करवाया। जो सैलाब ज़्यादा, सुन मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, अब उन्हें मौका दें, अब मेरी बात सुन ले। उसके अंदर भी ये हुआ कि जो सैलाब ज़दगान आए हुए थे उनको ला के उसके अंदर बैठा दिया। यही आपकी कराची के अंदर किया इन्होंने। और उस कब्जे के बाद वो बेचारे कोर्ट के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन वो उस कब्जे को ख़त्म नहीं कराया। बैठे कौन लोग हैं? इन्हीं के लोगों ने ला के उनको बैठाए हुए और कब्जा करके बैठे। फ्लैट तैयार हैं वो। ये मतलब ये पीस पार्टी के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। पीस पार्टी के दौर के अंदर जो है कि इसका बेरोज़गारी भी बढ़ी है। पीस पार्टी के दौर के अंदर आप चले जाएं, जितनी कच्ची आबादी, जितनी ज़मीनें थी दूसरों की, उस पर कब्जे भी हुए हैं और उसके ऊपर जो है कि इसका लोगों ने अपने मकानात, इन्हीं के लोगों ने बैठ के कब्जे करके मकानात दिए। वो भी यानी इस तरीके से मकानात दिए कि कब्जे करके उन्होंने अपनी जायदादें बनाई और दिए। यही हाल कच्ची आबादियों के अंदर है कि बेशुमार कच्ची आबादी जो बात कर रहे हैं, उनको लीज देना थी, वो लीज भी नहीं थी। आज जो मसाइल पैदा हुए हैं इन्हीं की वजह से हुए हैं। मैं थोड़ा खालिद भाई का जवाब देना चाहता हूँ। खालिद भाई ने कहा वेलफेयर वर्कर बोर्ड के फ्लैटों पर कब्जा हुआ। खालिद भाई, बिल्कुल सिंध के लोगों ने आकर, जो कादिर मक्सी के लोगों ने आके कब्जा किया था, पीपुल्स पार्टी ने उनको खाली कराया है। आप जाके देख सकते हैं। अगर उसके अंदर एक शख्स साबित कर दें आप, मैं इतने चैनल पे आपके कह रहा हूँ कि एक बंदा साबित कर दें आप कि उस फ्लैट के अंदर रह रहा है। ये गुलशन मेमार में 2200 फ्लैट है। अगर एक फैमिली आप वहाँ पर दिखा दें, आपको मैं इतनी बड़ी कोर्ट से आए हैं वो, आपने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने उनको किया है, कोर्ट में गए वो। देखें, तहकीक करें ना। 5 साल कोर्ट अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, कॉलर इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। रुखसाना साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहस तो बहुत चीज़ों पे होती रहती है और होती रहेगी, लेकिन मेरा एक ये बात है कि एक तो ये कि दो बातें हैं। एक तो ये कि इम्प्रेस मार्केट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि इम्प्रेस मार्केट जो है वो मार्केट के तौर पे ही बनाई गई थी। जब मार्केट के तौर पे बनाई गई थी तो उसके अंदर से दुकानों को क्यों खाली किया गया, उनको वहाँ पे क्यों तोड़ फोड़ की गई और उसे वापस मार्केट बनाया जाए, क्योंकि वो मार्केट के तौर पे ही बिल्डिंग बनाई गई थी। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये सियासतदान हैं, सारे सियासतदान हैं,
उनका सब कुछ वही चलता रहता है, कोई नहीं बदला, वही प्रोटोकॉल, वही सब कुछ चल रहा है, अभी भी हुकूमत में वही चल रहा है। और IMF के पास क्यों जा रहे हैं, जबकि कहा था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, तो वो फिर जा रहे हैं। फिर हम लोगों के ऊपर सारा अवाम पे बोझ पड़ रहा है, सारी बिजली महंगी हो रही है, गैस की बंदिश हो रही है। कराची में क्या हो रहा है, कराची में चूल्हे नहीं जल रहे लोगों जी हाँ, ये के, बात इस सच है। कदर ज्यादा हालात खराब होते चले जा रहे हैं कि इसको अच्छाई बेहतरी की तरफ जाने के बदले बुरे होते चले जा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को खुशहाल करे, खुशियां पैदा करे, खुशियां अता करे, दुनिया भर में पाकिस्तान का अच्छा मुकाम, अच्छा इमेज पैदा करे। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, सियासतदानों से उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। गैस वाली बात जो है ये बाकी काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक है। कराची में इस तरह के हज़ारों बल्कि लाखों लोग हैं जो मुतासिर हैं इस वक्त, जिनके घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा है, गैस आ ही नहीं रही है, इतनी धीमी गैस आती है या बिल्कुल नहीं आती है। औरंगी टाउन, रंचोलन, नॉर्थ कराची, आप ये देखें तमाम गैस जो है वहाँ पे बंद है। जी हाँ। CNG 3-3 दिन 4-4 दिन तक बंद है। CNG तो वो पंजाब में तो वैसे भी CNG का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है। सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मुल्की सियासी अहवाल के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ राना गुलजार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। खालिद खान साहब हमारे साथ हैं जो कि तजियाकार हैं। अच्छा राना साहब, देखें एक बात तो जो भी हक़ाइक़ हैं वो देखे जाएँ तो एक बात तो तय है कि अवाम पिछली दोनों पार्टीज़ से, भले वो मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनसे खुश नहीं थी, तो उन्होंने एक नई पार्टी को मौका दिया। अगर आप बात जमहूरियत की करते हैं, अगर वोटों की बात करते हैं, नंबर की, तो फिर तो हकीकत ऐसी है। तो मतलब इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी वो वैसा काम, वो उनकी जो आवाम का जो एक एक्सपेक्टेशन, जो उनकी उम्मीदें उन पर पूरा नहीं उतरी, और मुस्लिम लीग भी नहीं उतरी, तो इस दफ़ा इन्होंने इनको चांस दिया। देखिए फ़हीम भाई, बात ये है कि हो सकता है हमसे गलतियां हुई हों, हम ये नहीं कहते कि जी हम 100% दुरुस्त हैं, गलतियां हुई होंगी। और आवाम ने अगर हमें पसंद नहीं किया तो हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। बिल्कुल सही हम है। आवाम से दोबारा रुजू कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गलतियां हमसे नेक्स्ट ना हों। लेकिन बात यह है कि तीसरी पार्टी को अगर मौका अवाम ने दिया, अवाम ने मौका उनको नहीं दिया, क्योंकि उनको इतने वोट नहीं मिले। नहीं, वोट की बुनियाद, देखें हम जमहूरी तर्ज हुकूमत में रह रहे हैं, यहाँ पे वोट पे ही सारा कुछ चलता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अवाम ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, उनको दूसरी कुव्वतों ने सेलेक्ट किया है। और आज भी जो काम हो रहा है वो दूसरी कुव्वतों के कहने पे हो रहा है। अवामी हुकूमतें ऐसे काम नहीं करती, अवामी हुकूमतें अवाम के लिए काम करती हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है किसी और कुव्वत को खुश करने के लिए हो रहा है, यहाँ पर अवाम के लिए काम नहीं हो रहा। नहीं तो अगर अवाम के लिए काम होता, पिछली कुव्वतों का जो दूसरी जो कुव्वतें हैं उनके साथ की बात कर रहे हैं, तो वो जब इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले वाले, तब इनसे ज़्यादा वो कुव्वत साथ होने के इम्कानात थे और सारे चांसेस थे। उस वक्त क्यों नहीं फिर ये इक़्तिदार में आई हुकूमत? देखें मैं एक बात आपको कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने, आप लाख पीपल्स पार्टी को बुरा कहें, पीपल्स पार्टी को गलत कहें, नहीं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे। मैं एक बात कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की तर्जुमानी की है, अवाम के एहसासात की तर्जुमानी की है, उसके जज्बात का ख्याल रखा है, और अवाम के लिए पीपल्स पार्टी ने काम किया। सिंध के अवाम के बारे में क्या कहते हैं आप पीपल्स पार्टी? वहाँ से कई दहाइयों से वहाँ पे जो मेजोरिटी में जो सीट्स जो सियासत में हिस्सा लेते रहे और जो जीतते रहे, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है। जितनी भी सीट्स रही हैं, कई दहाइयाँ होगी ना। तो अब वो वहाँ की सूरत हाल जो है, एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही है, सूबाई हुकूमत अमूमी तौर पर इन्हीं के पास होती है। उससे आप एजुकेशन का हाल देख लें, आप पूरा रेशो देख लें, निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। आप हेल्थ सेक्टर का निकाल दें, बड़े बड़े शहर हैं
वहाँ पे वो मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, एक एक हॉस्पिटल वहाँ पे आईसीयू तक नहीं है। वहाँ पे आज भी कोई मरीज़ बीमार होता है, एम्बुलेंस पर डालते हैं, कराची या हैदराबाद लाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में बेचारा दम तोड़ जाता है। मतलब ये तरक्की, बुनियादी बेसिक तरक्की तो यही है ना, इंसान को कम से कम वो उस छत और खाने पीने रोटी के अलावा जो है वो तालीम और सेहत की सहूलियात चाहिए। मैं इस हवाले से मुझे प्लीज़ बताइएगा, कॉलर मेरे साथ हैं, ज़रा शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं कहना चाहती हूँ, वाकई बेनज़ीर ऐसी खातून थी, पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किया था। बेनज़ीर के दौर में देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला, उससे गरीब औरतों को, गरीब लोगों को सहारा मिला। जिससे ये पोलियो के जो है वो भी बेनज़ीर ने ही खुद हिस्सा लिया उन्होंने कैंपेन में। जिससे ये कि उन्होंने काम किया है। अब हमें काम होता हुआ नजर तो आए ना। आप देखिए अभी जो तब्दीली आई है उसमें इन्होंने इतने वादे किए हैं, अब थोड़ा सा तो कुछ हमें भी नजर आए ना, आवाम को नजर आए ना। ये लोग कहते हैं हम आवाम ये चाहती है, आवाम भाई आवाम तो चाहती है, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत करके दिखाइए ना। बेनज़ीर पीपल्स पार्टी ने अब खराब कर रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर के दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। बेनज़ीर वाकई बहुत अच्छी खातून थी। मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्टर बिल्कुल भी कभी भी नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे बेनज़ीर बहुत मुझे पसंद थी कि वो तो बेनज़ीर मोहतरमा, तो मोहतरमा के बाद आपको पीपल्स पार्टी वो नजर नहीं आती जी? मोहतरमा के जाने के बाद पीपल्स पार्टी का रंग आपको कुछ और नजर आता है? नहीं, वो बात ही नहीं है। अच्छा, बात ही वो नहीं। सियासत करती थी, वो सियासी थी, वो पढ़ी लिखी खातून थी। आप देखें वो किस बाप की बेटी थी, वो बहुत लायक थी और सियासत करती थी। वो उनका लहजा देखें, उनकी बातें देखें। और अब तो कोई भी ऐसा, कोई एक सियासतदान ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो वाकई सियासतदान है। अब ये लोग जो मगर अब क्या, जब कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर किसी एक को तो मुंतखब करना ही है ना आपको। जी करना, भाई हमारे छोड़े आप, हम आवाम की कौन मुंतखब होके आता है यहाँ पे? नहीं, आवाम का होता है, वो भी वोट डालने फिर क्यों जाते हैं सारे, घर क्यों नहीं बैठ जाते? भाई आप ये देखें कि अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि तब्दीली किस तरह आई है। अब ये रहने दें आप, बहरहाल ये लोग कोई काम तो करके दिखा देना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम कोई काम हो। कराची का वही हाल है, आप देखें गैस हमारे यहाँ से निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ चूल्हे ठंडे पड़े। बेरोजगारी हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ गई है। आप ये देखें कचरे अभी तक सड़कों पे यूं ही पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सीएनजी बिल्कुल। आप ये देखें ना कि कुछ तो नजर आए ना। बिल्कुल कराची वाले ये वैसे आपको क्या, आपको माशाल्लाह इतनी वो नॉलेज है, तो ये बताइए कि ये वफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत का, या ये शहरी हुकूमत का, किसकी जिम्मेदारी है सारे को सही करना? देखें शहरी हुकूमत ने जब किया काम, जब उसको फंड मिले, जब उसको सपोर्ट थी, मुशर्रफ ने कितनी सपोर्ट की थी, कमाल की, जो मुस्तफा कमाल जो आज कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब अपने अपना कर रहे हैं। ये तीनों की है। वफाक जो है वो फंड दे और सिंध की हुकूमत है वो फंड दे, तो जाहिर है शहरी हुकूमत फिर काम करके दिखाएगी ना आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इस हवाले से बात करते हैं अपने मेहमानों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर खालिद साहब, क्या समझते हैं ये मामला किसका है, किसकी वजह से ये सारी? असल में एक तो सबसे बड़ा मसला पीस पार्टी के साथ यह है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, यानी ये जिस मुकाम पर आज पीस पार्टी आगे कोने से लग गई है, जिसको वो समझती है कि शायद उस सिंध से जीत रही है, हकीकत ये है कि यहाँ पे भी अगर सही मरदमशुमारी की जाए, यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा जो है कि इसका इलेक्शन के ज़माने में सही मामला किया जाए, तो इतनी सीटें नहीं निकाल सकती पीस पार्टी भी। पीस पार्टी के साथ मसला ये है कि इसके वो मोहतरमा ने जो बात की है काफ़ी हद तक सही की है कि पीस पार्टी के दौर जो था वो था, बेनज़ीर का जो था, वो कहते हैं कि बेनज़ीर जब लाड़काना जाती थी, उनकी गाड़ियों पर लोग जो है अप्लीकेशनें फेंका करते थे, और जब तक वो एक एक एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं कर देती थी, उस वक्त तक लाड़काना से नहीं जाती थी। ये था एक अवामी अंदाज। आज सूरत हाल ये कि आज जो लोग मौजूद हैं, नाम लेना बेकार है, वो सारे के सारे अपने जिन मामलात के अंदर उलझ गए, और इस किस्म की लीडरशिप कभी भी कोई लोगों को दे नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये हमारी नाकामियां हैं जो कि इनको तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको सिंध के अंदर बेशुमार, अब गैस का मसला सिंध गवर्नमेंट का थोड़ी है, गैस का मसला फेडरल गवर्नमेंट का है। इसी तरह जो बात की बल्दियाती, उसके अंदर रो रहे हैं, वसीम अख्तर रो रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जो पैसा यहाँ मौजूद है, यही पैसा था ना पहले गवर्नमेंट के पास भी। कुछ एक्स्ट्रा परवेज़ मुशर्रफ ने नेमतुल्लाह खान साहब को भी दिया, मुस्तफा कमाल को भी दिया, उन्होंने किया, लेकिन जो पैसा इनको मिल रहा है वो पैसा करें तो सही तहकीकात, उस पैसे के अंदर भी करप्शन मौजूद है, नहीं, तो वो पैसा भी नहीं कर रहा है। कचरा किसने उठाया? अच्छा, कचरा जो है मुख्तलिफ, उसमें आपने उठा के कुछ चीज़ें जो चाइना को दे दी हैं कंपनी को, वो जो है कि इसका काम कर रही है, वो भी उसका भी रिजल्ट बेकार है। कचरे के लिए मतलब यहाँ पे तमाम मशीनरी KMC के पास मौजूद है,
उसको बिल्कुल उसको ही कचरा बना के रख दिया इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं है। तो भाई इस तरीके से पैसा नहीं चलेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी उनको पैसा दे तो दी, पूरे मुल्क के पास नहीं है, पूरे कहाँ नहीं से है, लेके किसके आए पास पैसा है? जो पैसा है उसी के अंदर आपको करना है ना, उसी के अंदर आपको काम करना है। लेकिन बात ये कि ये सब वो लोग हैं जो कि बिल्कुल धक्का दे रहे हैं, ना इनके पास कोई ऐसी मतलब ये कि विजन है कि वो वहाँ पे कराची के लोगों को वो कर सके। दूसरी बात पे सबसे बड़ी यही है कि मतलब मुस्लिम लीग हो या पीस पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, यानी 2019 के अंदर जो इनकी पॉलिसियाँ जा रही हैं, कौम को कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। यानी कोर्ट फैसले कर रही है, नैब फैसले कर रही है, FIA फैसले कर रही है, इदारे फैसले कर रहे हैं ना। इस तहरीक इंसाफ ने इन फैसलों को इतना मुतनाज़ बना दिया है, अपने बयानात के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए गवर्नर राज नाफिज करेंगे ये, यानी इसने उन फैसलों को जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ है उसको मशकूक बना के रख दिया है। इसलिए मशकूक बनाया, बयानात आके ऐसे दे रहे हैं बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एक बेवकूफ़ी की हद तक कि अब ये गवर्नर राज हो जाएगा, इसको इस्तीफ़ा दें। भाई क्यों इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं? आप अंदर से तब्दीली लाते हैं, आप अंदर से तब्दीली लाएँ, गवर्नर को हटाएं, वज़ीर आला को हटाएं, जिसको हटाना आप हटाएं। लेकिन आपने जो कैंपेन शुरू की है उससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, हाई कोर्ट के फैसलों पे, नैब के फैसलों पे और तमाम जो करप्शन है, मतलब ये वाज़ेह है कि करप्शन है, उस करप्शन को मशकूक जो बनाया वो तहरीक इंसाफ ने बनाया और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? नजर हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। नजर हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? हम गुजारिश ये करेंगे ये जितने सियासतदान हजरात हैं, ये टीवी के अलावा या अखबार के अलावा या इसके अलावा तो इन्होंने कभी हल्के में इलाके में कोई भी नहीं देखता आके। पीपल्स पार्टी के ये बिलावल साहब को बोलो ना इनका लियारी है, तो लियारी की गलियां आके चेक करें। इनकी हुकूमत है 10 साल से, यहाँ पे 20 फुट की गली जो इन्होंने 10 फुट की करवा दी है। और आप यहाँ आके सिचुएशन देखें अंदर, पीपल्स पार्टी MKM जितनी भी है, हल्के में कोई भी नहीं आता। अभी अपना PTI आई है तो इनके लोग भी तो वहां ही खड़े हैं ना, बाहर अखबारों में या गवर्नर हाउस के पास या उधर एयरपोर्ट पे। इलाके में हल्के में कोई चीज नहीं आके देखता, कोई बंदा कुछ नहीं देखता अंदर क्या हो रहा है। चोरी चकारी, लूट मार, हर चीज, कचरा कुंडी, गलियां वैसी पड़ी हुई हैं। तो ये हमारी गुजारिश है कि ये बैठ के इधर पार्टी के सरबराह, पार्टी के कारकुन बन के बात करते हैं, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं जाके देखता लोगों के हालात। बहुत शुक्रिया आपका नज़र हुसैन साहब, आपने कॉल किया। आप मेहमानों का भी मैं बेहद मशकूर हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए। और बाकी प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हमें सियासतदानों से गिले हैं तो हमें हर 5 साल बाद हमारे पास एक मौका होता है कि हम उन पूरे जो कुछ हमारे साथ बीता है उसको जहन में रख के हम वोट करें और अगली पार्टी को मुंतखब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर सियासत में बदलाव देखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस शोबे में खुद जाइए, खुद को अपने आप को आजमाइए, अपने बच्चों को सियासत के लिए आप तैयार कीजिए, ताकि कल को हमारा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हाथों में हो, वैसे हाथों में जैसे आप चाहते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।